ऑर्गेनाइजिंग। हम डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, जैसे कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, या फिर किसी कपबोर्ड मीन्स किसी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना, या फिर किसी खाने की टेबल को ऑर्गेनाइज करना, या फिर खाने की प्लेट को ऑर्गेनाइज करना। और आप काफ़ी बार इस वर्ड का इस्तेमाल किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, जैसे आप कितने ऑर्गेनाइज पर्सन हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के लिटरेरी मीनिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं अरेंजिंग सिस्टमेटिकली, या फिर अरेंजिंग इन ऑर्डर। किसी ऑर्डर में, पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज करना हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग है। यानी किसी चीज़ को हिंदी में कहते हैं सुव्यवस्थित, यानी किसी चीज़ को इस तरह से हम अरेंज करें कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगे। जैसे मैं अभी भी ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइज क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट practice, in the context of management practice, what is the meaning of organizing और what is the feature of organizing? ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग क्या है और फीचर क्या है, हम इस वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। तो मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जब आप मैनेजमेंट के नज़रिए से ऑर्गेनाइजिंग को देखते हैं तो हम ऑर्गेनाइजिंग के लिए कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग, इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग टास्क, गोल्स एंड एक्टिविटी टू रिसोर्स इन ऑर्डर टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। हम कह सकते हैं कि किसी ग्रुप को सिस्टमेटिक करना, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर का मतलब यानी आप पहले किसके लिए, अब हम कह सकते हैं जैसे आपका एक फैमिली स्ट्रक्चर है। फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब आपके दादाजी उसमें सबसे पहले आते हैं, फिर उसके बाद आपके फादर आते हैं, उसके बाद फिर आप आते हो सकता है उसके बाद आपके बच्चे आए। तो एक स्ट्रक्चर हुआ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके बाद जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल, उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के बाद टीचर्स, टीचर्स के बाद आप कह सकते हो पीएन्स वगैरह, इस तरह से आते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरिंग। उसके बाद इंटीग्रेटिंग मीन्स सभी एक्टिविटीज को एक साथ इकट्ठा करना, ग्रुप करना, जिससे हम क्या कर सकें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। ये सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है वो सारी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग में जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, तो हमें यहां पर कब करना होता है ऑर्गेनाइजिंग? देखिए, सबसे पहले जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी है वो है प्लानिंग। मैनेजमेंट की फर्स्ट एक्टिविटी प्लानिंग करने के बाद, प्लानिंग में हमने डिसाइड किया व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट टू बी डन। हमें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करना है व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्टेड, कौन सी एक्टिविटी हमें कंडक्ट करनी है। हाउ द एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरह से हम एक्टिविटीज को ग्रुप्ड करेंगे। अथॉरिटी को कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर की जाएगी, एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन पर्सन किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा। तो हम यहां पर जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहां 4 बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट, व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्टेड, कौन कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट की जाएंगी। हाउ द एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरह से एक्टिविटीज को ग्रुप्ड किया जाएगा। मीन्स जब आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं तो एक एक्टिविटी में हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटी हो। जैसे हम मार्केटिंग की बात करते हैं, जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट का एक प्लेस से दूसरे तरह जाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। तो हम कह सकते हैं हाउ द एक्टिविटी आर टू बी ग्रुप्ड, किस तरह से एक्टिविटी को ग्रुप्ड किया जाएगा। हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कैन बी डेलीकेटेड, किस तरह से अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीकेट किया जाएगा, यानी किसी तरह से किसको पर्सन को काम दिया जाएगा और किस तरह से किस पर्सन को क्या पावर्स दी जाएंगी, वो अपनी पावर्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी बातें भी हम यहाँ डिसाइड करते हैं। एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। ये चारों बातें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं प्लानिंग के बाद। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी 4 एक्टिविटी डिसाइड की। सबसे पहले, व्हाट एक्टिविटी आर टू बी कंडक्टेड,
how the activity are to be grouped, how the authority and responsibility to be delegated to other, and who reports to whom। तो ये चारों एक्टिविटी अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है, इन्हीं को डिसाइड करना हमारे लिए क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, आप किसी भी राइटर की डेफिनेशन को यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास हम कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, कोन्स एंड ओडनल की डेफिनेशन की बात करते हैं। वो क्या है, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी with provision of coordination between them, both vertical and horizontal, in the enterprise structure। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज किया वर्ड वो था हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे क्या अथॉरिटी है, मीन्स अथॉरिटी का मतलब हमने एक पर्सन को क्या क्या पावर दे रखी है। जैसे किसी के पास पावर आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उस काम को किस तरह से किया जाएगा। एक और पर्सन जो एक ऑफिसर है हमारे लिए, उस पर्सन को क्या क्या पावर्स हैं और वो उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है और उनको पावर को इस्तेमाल करने पर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे एक क्लास मॉनिटर है, जब क्लास मॉनिटर की हम बात करते हैं तो हमने कहा, मान लीजिए एक टीचर है, क्लास से थोड़ी टाइम के लिए बाहर गया तो एक मॉनिटर को खड़ा करता है और कहता है कि तुम्हें पूरी क्लास को चुप रखना है। बच्चों को चुप कराने के लिए हो सकता है वो किसी को थप्पड़ मार दे। क्या वो उसको राइट दिया गया है? नहीं दिया गया। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का किस तरह से निभाता है, क्या उसको अथॉरिटी दी गई है या नहीं दी गई, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। उस विद प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये जो हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मीन्स अगर मैं एक टीचर हूं, मैं अपने ही साथ के कोलीग्स पर्सन के साथ किस तरह से मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और मेरे सीनियर के लिए और मेरे जूनियर के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किस तरह से रहेगी, यहाँ ये डिसाइड किया जाता है। इसी को हम क्या करें, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हम कहते हैं। ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, तो इसमें हमने पूरे एक्टिविटी को, जो हमने प्लानिंग के दौरान देखा भी था और हमने शायद आपको याद हो तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब किए थे उनमें भी हमने डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात की थी। तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्क को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। आपने देखा भी होगा जब भी हमारे पास कुछ बड़े काम होते हैं तो हम पूरे वर्क को कुछ पर्सन्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, तो जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा सिस्टमेटिकल हो जाएगा, ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड फीचर है वो है कोऑर्डिनेशन। आपने देखा है जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो यानी एक ही काम को हमने बहुत सारे वर्कर्स में, बहुत सारे पर्सन्स में, ह्यूमन रिसोर्सेज में डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब अगर सभी में कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। तो हम कह सकते हैं कि अगर सभी हमने जो एक्टिविटी डिसाइड की है, जिस तरह से ग्रुप किया, मान लीजिए हमने एक एक्टिविटी डिसाइड की, एक ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, एक बोतल बनाते हैं। जो बोतल बनाते हैं उसको हमने पूरी सभी एक्टिविटी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, हो सकता है एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया हो, एक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बनाया हो, इस तरह से एक रॉ मटेरियल परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाया हो। इस तरह से हमने कुछ डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अगर हमने बात की मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पहला उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट के साथ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही मान लीजिए सेलिंग का भी वर्क वो देखता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये देखेगा कि रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल है या नहीं, और टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल के बारे में बताएगा। दूसरा,
जो मार्केटिंग पर्सन है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हो सकता है मार्केटिंग पूरा सेल ही ना कर पाए, या कम प्रोडक्शन करेगा तो मार्केटिंग की डिमांड ज़्यादा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या फेस कर रहा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो यहाँ पर वो लैकनेस ऑफ इंटरेस्ट बाय द कंज्यूमर भी फेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होना, उसके बाद यहाँ कोऑर्डिनेशन किसका होना, जो डिपार्टमेंट के पर्सन्स हैं, यानी एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सभी एक दूसरे की लेग पुल करते रहें, एक दूसरे का काम ना माने, एक दूसरे की कहीं बात ना माने, तो हमारे पास क्या होगा, हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट की इंटरनल कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी, अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी तो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग फेल हो जाएगा। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि एक बुरा ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे प्रोडक्ट को फेल कर सकता है, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग बहुत बुरे प्रोडक्ट को भी अच्छा चला सकता है, कामयाब बना सकता है। इसी वजह से हमें ऑर्गेनाइजिंग की वैल्यू का पता चलता है और हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव मीन्स, अब देखिए जो हमने सारा काम डिवाइड किया है, हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं, उन सभी का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। वो क्या है, हो सकता है प्रॉफिट मोटिव हो सकता है हमारे पास सेल यानी प्रॉफिट हमारा हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना हो सकता है, या फिर सेल को ज़्यादा करना हो सकता है, या फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी होती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सभी लोगों का यहाँ एक है, इस वजह से हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव जो है फोकस ज़्यादा हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में। और यहाँ प्लूरलिटी ऑफ वर्क है, यानी बेशक से हम अलग अलग सिंगुलर वर्क कर रहे हैं, बट सारा वर्क मिलकर एक जगह एक ही जैसा हो जाएगा, वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ प्लूरलिटी ऑफ वर्क है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मशीन ऑफ मैनेजमेंट जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई एक मशीन की बात करते हैं, आप कार की बात करें, हो सकता है बाइक की बात करें, या किसी भी मशीन की, एक कैमरे की बात करें, हो सकता है एक मोबाइल की बात करें, आप किसी भी तरह की मशीन की बात करें, यहाँ बहुत सारे स्पेयर पार्ट होते हैं। अगर एक भी स्पेयर पार्ट अच्छा सा वर्क ना करे तो क्या होगा, मशीन ठप हो जाएगी। इसी तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक तरह से एक मशीन की तरह काम करता है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी लेवल पर अगर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा होगा, इल डिफाइंड होगा, इल डिफाइंड का मतलब उसकी प्लेसिंग अच्छे से नहीं की गई है, या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इसके रिजल्ट्स जो है फेस करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग एक मशीन है जहां पर ऊपर से नीचे हर स्पेयर पार्ट, हर पर्सन हो, हर मैनेजर, कोऑर्डिनेटर है, वो हर प्रकार के जो पर्सन हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये था आपके लिए मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो ये साइड में जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।